श्रोताओ नमस्कार। edu.inside में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियों का आगमन और अंग्रेज़ों की भारत पर विजय के बारे में। यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध वैसे तो बहुत पुराने हैं, लेकिन मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार विभिन्न मार्गों से चलता रहा है। इसके अलावा पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों के अंदर साहसी कार्य करने की भावना भी भर दी थी। आधुनिक काल में इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया था। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक महान युग आरंभ किया। 1494 में कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का एक नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला था। वह केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरिप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंच गया। वह जिस बार माल को लेकर वापस लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के से 60 गुना दामों पर बिका। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू कर दिया था। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दीव और दमन में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग आरंभ किया। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। उसने सामुद्रिक नीति को अधिक महत्व दिया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया। अल्मेडा 1509 तक भारत में रहा। अल्मेडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में भारत पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। इसने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया था। 1518 में पुर्तगालियों ने कोलंबो में और फिर मलक्का में कारखाने की स्थापना की थी। गोवा की पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया। अपनी शक्ति के विस्तार के साथ पुर्तगालियों ने भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते भारतीय व्यापार के क्षेत्र में उनका प्रभाव जाता रहा। इनके पतन के महत्वपूर्ण कारणों में इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, डच और अंग्रेज शक्तियों का विरोध, बर्बरतापूर्वक समुद्री लूटमार की नीति का पालन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल की स्वतंत्रता का हरण, विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस आदि को गिनाया जा सकता है। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश किया था, तो उससे भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ था। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में बेचा जाता रहा है। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचते। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते भारतीय व्यापार के क्षेत्र में उनका प्रभाव जाता रहा। इनके पतन के महत्वपूर्ण कारणों में इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, डच और अंग्रेज शक्तियों का विरोध, बर्बरतापूर्वक समुद्री लूटमार की नीति का पालन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल की स्वतंत्रता का हरण, विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस आदि को गिनाया जा सकता है। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों में प्रवेश किया, तो उससे भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज, उत्तरी तथा दक्षिणी अफ्रीका में बेचा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचते। अफ्रीका के तटों पर निग्रो लोगों से माल की अदला बदली करते, फिर इन दासों को लेकर अटलांटिक पार करते। वहाँ बागानों और खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला बदली करते और फिर इस माल को यूरोप में बेच देते। तिकोने व्यापार से होने वाला यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई थी। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया था। बेहद मुनाफा कमाने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा है। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दीव और दमन में अपने व्यापारिक केंद्र खोले थे। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्ति थी। इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था।
इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई थी। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डचों का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1602 में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। जल्दी उन्होंने मलय, जल डमरू मध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों में पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास करते रहे। करते हुए भी अंग्रेजों को हराया। उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, बड़ौच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागापट्टनम, आंध्र के मैसूलिपट्टनम, बंगाल के चिंसूरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी अपने व्यापारिक केंद्र खोले। 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया था। आगे चलते हुए 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से पहचाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया था। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया था। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, मगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे। 1615 में उनका दूत सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से ठन गई। इन दो शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 में आरंभ हुई और 1667 में तब समाप्त हुई, जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को ना छूने का वादा किया। edu.inside में आज बस इतना ही। आप सुनते रहिए हमारा चैनल और इतिहास से जुड़ी इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।